पिछले क्लास में आधी से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो गई थी। तो क्या क्लियर हुआ था कि आपने नेहरू रिपोर्ट देख लिया। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मिला था, फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठाए थे, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद उसके पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है वो देख लिया था हमने, ठीक है। फिर उसके पहले जो था वो इंट्रोडक्शन था, राइट। अभी तक अपना 3 चैप्टर हो रखा है, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पहले से देखें। अदरवाइज आपको कोई कीवर्ड्स के मतलब चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ वापस कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का जो आइडिया था वो मिल गया था या दे दिया था। किसने दिया था? वो दिया था एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। ये तक तो बात ठीक है, अपने को यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर 1942 क्रिप्स मिशन जो है ना, लॉर्ड क्रिप्स, उसके अंडर में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीगल स्ट्रक्चर मिला, लीगल स्ट्रक्चर, ओके, कैसे फॉर्म होना है। फिर उसके बाद 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म्ड, ओके। फिर उसके बाद जाके 9th ऑफ दिसंबर 1946 को सबसे पहला जो कैबिनेट मिशन का जो मीटिंग है, नॉट कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सबसे पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद 13th दिसंबर को 1946 सेकेंड मीटिंग हेल्ड हुई थी, ठीक है, सेकेंड मीटिंग हुई थी। और इस सेकेंड मीटिंग में गाइस दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये पूरी डेमोक्रेटिक है, लाइक दिस इज अ डेमोक्रेटिक बॉडी, आप पूरा इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायस वाली चीज नहीं हो रखी थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जस्ट ये पहले सेकंड मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव पास किया था, ऑब्जेक्टिव मतलब एजेंडा, फाइन। एजेंडा की क्या होना चाहिए भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या करेगी, वो चीज पास हुआ था। यही ऑब्जेक्टिव लेटर ऑन टर्न्स आउट टू बी द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में मैं साइड में दिखा रहा हूं, द प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist and secular democratic republic, ठीक है। अभी ये चीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू secure to its all citizens, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसके अंडर क्या लिखा हुआ है, इसके अंडर जस्टिफाई किया गया है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। सो ये सारी जो वर्डिंग्स लिखी है मैंने, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी जो वर्डिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न गाइज। सो ये सारी की मीनिंग मैंने पहले वीडियो में समझा रखी है, अब जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज जो प्रीएम्बल बन के निकलती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अब उस टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव, जो एजेंडा बताया था, ठीक है। सो ये चीज है। अभी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज हुआ था। तो आप यहां तक तो जानते हैं, फाइन। सो एक, ठीक है, चलो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानते हैं अभी। ना देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी ये गाइस ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोगों की ग्रुप थी, ठीक है, असेंबली बनी हुई थी। अभी इस 389 में कुछ लोग ऐसे थे जो कि पार्शियली इलेक्टेड थे। अभी पार्शियली इलेक्टेड मतलब कहां से आते? वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से आते?
ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से, ठीक है। मतलब ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ था, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, फिर कैलकटा, ठीक है, यहाँ से आ रहे थे। और फिर इसके बाद जो, और इसमें कितने पर्सनल थे, इसमें थे 296, ये 296 पर्सनल थे, ठीक है। और दूसरे जो थे वो थे पार्शियली नॉमिनेटेड या सेलेक्टेड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अभी ये कौन से थे, ये प्रिंसली स्टेट्स के थे, प्रिंसली स्टेट्स, जहां याद है ना मोनार्की, जो मैंने बताया था आपको मोनार्की जो क्या होता है, मोनार्की, तो वो लोग थे, वो कहां से थे, वो शायद अगर आप बोले तो भोपाल की प्रिंसली स्टेट, सातारा, ठीक है, सातारा, ऐसा करके प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे थे उस टाइम पे। और इसमें से कितने थे, इसमें थे 93 लोग थे इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इतने लोग थे यहां पर। और अपनी जो रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं, रिपब्लिक डे कब बनाते हैं हम, 26 जनवरी को बनाते हैं। और कब बना था ये, 1950 में बना था, ठीक है। लेकिन अपने को इंडिपेंडेंस मिला कब मिला था हमको इंडिपेंडेंस, वो मिला था 15 अगस्त 1947 को मिला था, राइट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 से 26 ऑफ जैन 1950 तक इंडिया को कौन रन कर रहा था, कौन था वो जो रन कर रहा था इंडिया को, मतलब प्रेसिडेंट तो था ही नहीं तब उस टाइम पे, कौन गवर्न कर रहा था, वो गवर्न कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्टिंग एज अ ड्यूअल फंक्शन उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक बॉडी थी, अगेन आई एम मेंशनिंग डेमोक्रेटिक बॉडी थी। इसमें बहुत सारे लोग प्रिंसली स्टेट से, भी थोड़ी देर पहले बताया, प्रिंसली स्टेट से भी थे लोग। प्रिंसली स्टेट से पता है कौन कौन थे, मेजॉरिटी ऑफ बैरिस्टर्स थे, लॉयर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक बॉडी थी ये, इसलिए ये रन कर रही थी ना। इसका डुअल फंक्शन देखो क्या है, डुअल फंक्शन था, एक पहला फंक्शन था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था। और फिर दूसरा जो बॉडी था उसका टू एक्ट एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, टू एक्ट एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह एक्ट करना था। इसका डुअल फंक्शन समझ में आया आपको दोनों। फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना था, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बना था मेजरली। फिर उसके बाद कंट्री तो किसके बिहाफ में रन होगी, वो गवर्न करने के लिए यही था, क्योंकि ये अकेली डेमोक्रेटिक बॉडी थी उस टाइम तक, ठीक है। सो अभी देखो मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूं। टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो हेड है, अभी दोनों के लिए अलग अलग से हेड थे, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी तब उसका अलग से हेड था, जब उसको पार्लियामेंट में रन करना था और पार्लियामेंट की तरह जो एक्ट कर रही थी उस टाइम पे अलग से हेड था, ठीक है। अभी इसको हेड बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। ये कौन था, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। सो राजेंद्र प्रसाद वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अभी देखो हम, और ये उस टाइम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है, नॉट द रियल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द प्रेसिडेंट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हेड थे। और इसके हेड कौन थे, ही वॉज GV मावलनकर, ठीक है। अभी देखो मैं आपको, अगर ये भी अगर आप हेड बोल सकते हो, हेड या प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, आप जो कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, अगर मैं आपको पूछूं, प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट हमेशा स्पीकर होता है, राइट, स्पीकर होता है। तो स्पीकर, सो GV मावलंकर क्या एक्ट कर रहे थे, एक्टिंग, ही वाज एक्टिंग एज अ स्पीकर ऑल्सो, ठीक है। सो ही लेटर ऑन व्हेन इलेक्शन सारी चीज हो गई थी, उसके बाद ये भी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, उसके बाद ये भी जीत के सबसे पहले स्पीकर बनते हैं पार्लियामेंट के, और राजेंद्र प्रसाद बनते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी देखो एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ओथ, कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो उसको ओथ दिलवाना पड़ता है, डेफिनेटली, राइट। ओथ दिलवा के उसके बाद जो, जैसे देखो एक एक्स कैंडिडेट है,
ये वाई ये रिटायर होने वाला है, मतलब ये खत्म, मतलब इसका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो वाई उसकी जगह लेने वाला है। तो ये एक्स जो है इसको ओथ दिलवाएगा सबसे पहले वाई को, एंड देन दिस गाय रिजाइंस, राइट, दिस गाय रिजाइन। तो वाई अभी प्रेजेंट में है, ये अपना एक्स था, मतलब पहले था, पास्ट में था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ओथ किसने दिलवाया था? ओथ दिलवाया था, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक्चुअली उस टाइम पे आईएनसी की सबसे वरिष्ठ यानी सबसे ओल्डेस्ट नेता थे उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने, तो आप इनको बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है गाइज, क्लैरिटी रखो अपने दिमाग में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, और फिर टू एक्ट एज अ पार्लियामेंट का कौन था? प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तीनों अलग अलग से चीजें, ठीक है। इन्होंने इनको ओथ दिलवाई एंड देन हिज टेन्योर वाज फिनिश्ड एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। ओके, सो नाउ अभी भी हम कौन से टेन्योर पे? अभी हम इस टाइम पे जो मैं बता रहा हूं आपको, अभी हम हैं 13 दिसंबर 1946 में ही है अभी तक, ठीक है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं आपको, यहां पर जिन्ना वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, जिन्ना वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन दिस। और 13 दिसंबर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि कैसे स्टार्ट हो गया? स्टार्ट होने के लिए सारी असेंबली, मतलब असेंबली में सारे लोग चाहिए, हर एक दलित और मतलब दलित के रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसली स्टेट के, मुस्लिम्स लीग के, हिंदू लीग के, जो भी कांग्रेस के, ठीक है। उस टाइम पे जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना जो मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो नहीं आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो टल रहा था टिल 21 ऑफ जैन, ठीक है, 21 ऑफ जैन। और एक चीज, यहां पर गांधी जी भी नहीं थे, ये दोनों नहीं थे, क्योंकि गांधी जी क्यों रिजाइन कर चुके थे इस टाइम तक आईएनसी से? नॉट रिजाइन, वो अपने आप को पीछे हटा चुके थे गांधी जी, क्योंकि इस टाइम तक जो मोहम्मद अली जिन्ना अपना अलग से मतलब कंट्री चाह रहे थे और डिवाइड वाली चीज हो रही थी, वो गांधी जी को पसंद नहीं आई। और कांग्रेस लोगों ने भी बोला कि अगर इनको अलग से कंट्री नहीं दिया जाएगा तो वो अपोज करना स्टार्ट करेंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लड़ाई हो रही थी उनकी हो रही थी उस टाइम पे। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि ये दोनों प्रेजेंट नहीं थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी काम नहीं कर पा रही थी। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग। राज्यसभा टीवी ने एक शो निकाला जिसका नाम है संविधान, ठीक है। ये आप YouTube में आराम से मिल सकता है आपको, YouTube में, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, देख लेना यार, क्योंकि यहां पर 10 एपिसोड है शायद से, और बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या क्या हुआ था उस टाइम तक। वॉच दैट, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी उसको देखने के बाद, ठीक है। सो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से तो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट। एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, I want you to subscribe and hit that bell icon, okay? So that's the thing. एंड रिक्वेस्ट, हाँ, आप तो देखेंगे ये जरूर अगर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छे से बताई गई ये चीजें, एक्सप्लेन की गई ये चीजें, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई आपको। और 21 को भी नहीं प्रेजेंट किया अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसके बाद क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम चालू कर दिया था। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने में कितना टाइम लगा? वो टाइम लगा 2 years टू बी प्रिसाइज, 2 year 11 months and 18 days टू बी प्रिसाइज। अगर आप शॉर्ट में कहना चाहे तो 3 साल, अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, ठीक है। और 26 ऑफ नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, जहां पर बहुत सारे अलग अलग, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि किस किस को क्या क्या रोल मिला हुआ था। ऑब्वियसली एक इंसान ने तो नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम बोलते हैं कि उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने शेप दिया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने, ये थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सो 26 नवंबर 1949 को साइन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड एंड अडॉप्टेड,
एंड एडॉप्टेड, ठीक है। इसलिए आप प्रियम्बल में देखोगे, लास्ट थर्ड लाइन आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जैन 1950. That's why we celebrate 26 Jan 1915 और 26 Jan as a Republic Day. Now आपको बहुत सारी चीज क्लियर होगी, राइट? मेरे को भी बहुत पसंद आया था, मतलब चीजें जब क्लियर होती है तब बहुत अच्छी लगती है, राइट? अब मैं बताता हूं कि इन 2 सालों में, और इन 2 सालों में कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन हुए थे। 12 सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख के खत्म हुआ था, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से लोगों को कौन सी कमिटी दी गई थी और किस किस पे वो काम कर रहे थे, ओके। अभी देखो यार, कमिटी में ना 2 चीज में डिवाइड हो गई थी, मेजर कमिटी और माइनर कमिटीज में, ठीक है। और मेजर कमिटीज में बहुत सारी जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो सबको एक को सौंप दिया गया था ताकि वो उसमें बना सके जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी अमेंडमेंट्स है, जो भी एक्ट्स है वो बनाए उसमें। अभी देखो, सबसे पहले मेजर कमिटी में कैसे, सबसे मेजरली मैं जो बड़े जो अच्छे चीजें वो ले रहा हूं, ठीक है। तो यूनियन पावर को जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। फिर फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, SC STs, उनके लिए जो हेड कर रहे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वो हेड कर रहे थे उस टाइम पे। और फिर उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के हेड कौन थे उस टाइम पे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेन जवाहरलाल नेहरू, ओके। और फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन अगेन गॉट टू बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमिटी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सिटीजनशिप जो है एस वरदाचार्य, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, ये उसको हेड कर रहे थे। सिटीजनशिप के जो अमेंडमेंट्स, एक्ट्स जो भी बनाना था वो उनके हेड थे। फाइनेंशियल प्रोविजन के हेड कौन थे मालूम? वो थे सरकार NS सरकार, ठीक है। और चीफ कमिश्नर उस टाइम पे कौन थे? वो थे G अयंगर, ठीक है। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर माइनॉरिटी, उस टाइम पे यहां पर जो भी माइनॉरिटी थे उनके लिए हेड कौन था? वहां थे अगेन सरदार पटेल। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द चीज जो है जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बताइए, ठीक है। अभी मैं बताता हूं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ना हम इनको आर्किटेक्ट बोलते हैं, राइट? आर्किटेक्ट, क्योंकि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो यार, क्या होता है ना कि सारे लोग अपने लिए जो भी, मतलब उनके बिहाफ में जो भी चीज था वो बना रहे थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी एक्ट्स एंड प्रोविंसेस जो भी बना रहे थे, सब लोगों का मिला के इनको मिला एंड इन्होंने उसको ड्राफ्ट किया, उसको कंस्ट्रक्ट किया। फिर उसको आर्किटेक्ट क्या होता है? वो सब बनाता है ढांचा, राइट? तो इन्होंने बनाया, इसलिए हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर को। समझ में आया? सो दैट इज द रीजन वाई वी कॉल हिम। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अंबेडकर जी ने नहीं बनाया, ओके। सो ये सब लोगों ने मिलकर बनाया। वहां पर जो भी जितने भी लोग थे 389 मेंबर्स जो थे सारों ने बनाया था। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नेवर टुक पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो 1947 में ही उनका अलग से पाकिस्तान मिल गया था। अभी देखो ना यार, कहां पर है पाकिस्तान, कहां पर है आप, इंडिया कहां पर है आप जान सकते हैं, राइट? पाकिस्तान का अभी तक अता पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंडिया का देखो, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। और आपको मालूम है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लेंथीएस्ट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा यार, हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोविजन दे रखा है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो दे रखा है। इसलिए इंडिया को हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं बोलते हैं। बहुत टाइम लगा यार, 2 years 11 months एंड 18 days, इतना टाइम लगा है बनने के लिए। और टोटल ऑफ 389 पीपल कंबाइनली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इट्स नॉट इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ना पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान को कहाँ नाम लेते हैं और इंडिया का नाम कहाँ लेते हैं। और थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था ना साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आफ्टर चाइना।
सैमसंग आप जानते हैं राइट। सैमसंग भी वहीं की कंपनी है। और आजकल तो सैमसंग का बहुत, एप्पल को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक सैमसंग है। हुआवे था, लेकिन हुआवे को ट्रेड वॉर से, मतलब जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उड़ा दिया। मतलब गूगल का जो स्नैपड्रैगन है वो चिपसेट सप्लाई नहीं करता है, तो हुआवे गया अपने तेल लेने, तो बचा कौन एप्पल को कम्पीट करने वाला? सैमसंग, राइट। मतलब ये तो मैं ऑफ ट्रैक हो गया डेफिनेटली, बट मैं ये कह रहा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिफरेंस क्या है? यहां पर डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, डिक्टेटरशिप, किम जोंग जो है, यहां पर डेमोक्रेसी है। तो अब देखो ना, नॉर्थ कोरिया का नाम कौन लेता है और कैसा लेता है, और साउथ कोरिया का नाम कौन लेता है और कैसे लेता है। सिमिलरली आप इंडिया को देख लो, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान को क्या बोलते हैं हम जानते हैं, राइट। सो आप यार उस टाइम पे ना मोहम्मद अली जिन्ना को एक ही चीज से बहुत प्यार था, दैट वाज ही वांटेड टू रूल, और बेचारे को नसीब ही नहीं हुई। वो क्या हुआ था, उनको जैसे ही पाकिस्तान बना वो बहुत बीमार पड़ गए। वो इतने बीमार पड़ गए कि वो अपने लाइक कश्मीर के साइड में, उनका जो कश्मीर है उधर जाके वो आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड पार्टीशन वॉइसेस बाय कविता पुरी, ठीक है, उसमें लिखा गया है, अभी आधी पढ़ी है, जब बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिनॉप्सिस दे दूंगा अगर आप चाहे तो, ठीक है। वहां पर बताया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं मिला उनको। उसके बाद वो बेचारे बीमार से ही मर गए, वो उनको रूल करने का टाइम ही नहीं मिला, शायद बद्दुआ लग गई होगी। और 1947 में कितनी ब्लडशेड हुई थी, उसकी बद्दुआ लग गई थी शायद से, क्या मालूम। क्योंकि 1946 में जो भी बन रहा था ना यार, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था, और उस टाइम पे कैबिनेट मिशन में जो भी डिस्कशंस हो रही थी, उस टाइम पे किसी को पसंद नहीं था, किसी को नहीं पसंद था। अगेन आई एम टेलिंग यू टू वॉच संविधान फ्रॉम संविधान, जिसकी राज्यसभा टीवी की सीरीज है, उसमें बताया गया अच्छे से कि उस टाइम पे किसी को पसंद नहीं था कि एक अलग से कंट्री बने, ठीक है, किसी को पसंद नहीं था। बट मोहम्मद अली जिन्ना तो आप जानते हैं, ही टुक आउट दैट टॉपिक एंड गॉट द कंट्री, एंड नाउ देखो कहां पर है वो। द लास्ट चीज एक मिनट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो, जो अपना नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट हुआ था? ये हुआ था 22 जुलाई 1947, ठीक है, ये उस टाइम पे अडॉप्ट हुआ था एक्चुअली। फिर उसके बाद नेशनल सॉन्ग कौन सा है अपना? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नाउ किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है। ये कब इन्होंने अडॉप्ट किया था? ये अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950, ओके। और फिर उसके बाद नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था? ये क्या है नेशनल एंथम? कौन सा अपना जनगण मन जो हम गाते हैं, जनगण मन, ये किसने लिखा है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जो बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एंड इन कब अडॉप्ट किया था ये एज अ नेशनल एंथम? ये अडॉप्ट किया था अगेन 24 जनवरी 1950, ओके। फिर उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the president of India, first ever president of India on the day 24 January 1950, ठीक है। फिर ये चीज हुआ, और फिर इंडिया जो है कॉमनवेल्थ पे कब मेंबर बना? कॉमनवेल्थ का इंडिया became the member of कॉमनवेल्थ कब बना था? मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ये बना था 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिल गया तभी बन गए थे, लेकिन 1949 में उनको लीगल मतलब फॉर्मल कंसेंट मिल गया था, ठीक है। जैसे 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का आ गया था, लेकिन 1946 में बना, लेकिन वैसे ही 1947 में बन जाना चाहिए था, लेकिन फॉर्मल कंसेंट जो है में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से देख लेना, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, एंड वांट यू टू शेयर दिस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।